हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू पॉलिटी। लास्ट टाइम जो मैंने कवर किया था आर्टिकल 19 यानी कि राइट टू फ्रीडम, वही हमारी राइट टू फ्रीडम की जो सीरीज़ है वो चल रही है। जो राइट टू फ्रीडम जो आते हैं आर्टिकल 19 टू 22 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हम कवर कर रहे हैं। आज जो है आर्टिकल 20 और 21 हम कवर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आइए आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इस हेडिंग से ही आपको क्या पता चल रहा है कि प्रोटेक्शन की बात की जा रही है अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो उसके लिए। ठीक है, देखिए समझने के लिए आप ये सुनिए कि जब प्रूफ हो जाए कि आपने कोई क्राइम किया है, ठीक है, अगर प्रूफ हो जाए कि आपने कोई क्राइम किया है, उस टाइम आपके पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल वही बात बताता है। ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ी राहत मिल सकती है ये फंडामेंटल राइट को यूज़ करके। अगर आपको पता है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो उसके बाद आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को पता ही नहीं है, इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो वो कैसे यूज़ करेगा? ठीक है, तो है नहीं है एक ही बराबर है उसके लिए। ठीक है, आर्टिकल 20 की अगर हम बात करें तो ये गारंटी प्रोवाइड करवाता है, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। ठीक है, किसी पर्सन ने अगर कोई क्राइम किया है तो ठीक है उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। और ध्यान रखिए ये जो आर्टिकल 20 जो है ये सिटीजन्स के लिए भी एप्लीकेबल है और फॉरनर्स के लिए भी, और लीगल पर्सन जो जैसे कंपनी और कॉरपोरेशन। ठीक है, ये सिटीजन और फॉरनर्स दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। क्लियर? आई बात इतनी समझ में आपको? अगर आर्टिकल 20 में लिखा गया है कि ये प्रोटेक्शन देता है जब आर्बिट्रेरी पनिशमेंट किसी को दी जाती है, ये इंडियंस और फॉरनर्स के लिए दोनों के लिए ही अवेलेबल है। ठीक है, अगर बात करें इसमें 3 प्रोविजंस रखे गए हैं। वो 3 प्रोविजंस कौन कौन से हैं? पहला तो है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, सेकेंड है नो डबल जियोपैडी एंड थर्ड है नो सेल्फ इंक्रीमेशन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले अगर हम बात करें नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसकी बात करें तो इसमें क्या बोला जा रहा है? किसी ने कोई अगर क्राइम किया है उस टाइम पर उस पर्सन को वही सज़ा मिलेगी। ठीक है, क्राइम के अकॉर्डिंग ही सज़ा मिलेगी। ये नहीं है कि उसने चोरी किया तो उसको 4 साल की पनिशमेंट दे दी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ओनली 6 या 7 महीने तक, क्लियर, ये पनिशमेंट दी जा सकती है, उसको जेल में बंद किया जा सकता है। ठीक है, अगर छोटा क्राइम किया तो उसके हिसाब से छोटी ही सज़ा मिलेगी। क्लियर? तो इतनी बात आपको क्लियर है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है, क्राइम के हिसाब से ही उसको पनिशमेंट मिलनी है। ठीक है, ये नहीं है कि क्राइम छोटा है और पनिशमेंट ज़्यादा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या बोली जा रही है? पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक है, पेनल्टी जो लगाई जाएगी वो उतनी ही लगाई जाएगी जो लॉ में डिस्क्राइब कर रखी है। ठीक है, जितनी लॉ में डिस्क्राइब कर रखी है उतनी ही पेनल्टी जो है उस पर्सन पे लगाई जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर्सन पर पेनल्टी को बढ़ा चढ़ाकर आप लगा दें या एक्सटेंड कर दें। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं नो डबल जियोपैडी। इसका मतलब क्या है? अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है उसको एक बार तो सज़ा मिल गई, ये नहीं है कि इस एक ही क्राइम के लिए उसको दोबारा फिर से जेल में डाल दो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ही सज़ा की 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती, इसमें डिफाइन कर रखा है, उसको बोला जाता है नो डबल जियोपैडी। ठीक है, तो दोबारा उसी क्राइम के लिए उस पर्सन को जेल में नहीं डाला जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है नो सेल्फ इंक्रीमेशन। नो सेल्फ इंक्रीमेशन का मतलब क्या है? अगर किसी से कोई क्राइम हो गया है बट उसको किसी ने देखा नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि पुलिस उसको फोर्सफुली गुनाह कबूल करवाएगी। ठीक है, ये ऐसा कई बार मूवीज़ में भी देखने को मिलता है। ठीक है, पुलिस क्या करती है कई बार की फोर्सफुली जो है पर्सन से कबूल करवाने की कोशिश करती है कि भाई तूने गुनाह किया, कबूल कर, ऐसा। ठीक है, तो ये सब जो है क्रिमिनल लॉ के लिए है, सिविल लॉ के लिए नहीं है, जितनी भी मैंने ये आपको प्रोविजंस बताए हैं। ठीक है, जो आर्टिकल 20 के अंदर आते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की अगर बात करें, इसको इम्पोज की जाती है पेनल्टीज रेट्रोस्पेक्टिव या रेट्रोएक्टिवली, दैट इज़ ऑलरेडी, यानी कि इंक्रीज की जा सकती है पेनल्टीज। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के लिए। उसी के साथ
जो लॉ है प्रोहिबिटेड किया जा सकता है, फर्स्ट प्रोविजन तो दे रखा है आर्टिकल 20 का, ठीक है। लिमिटेशन दे रखी है, ठीक है, ओनली क्रिमिनल लॉज के लिए इम्पोज की जाती है, नॉट सिविल लॉ और टैक्स लॉ, ठीक है। क्रिमिनल लॉज यानी कि इसमें आ जाएंगे जैसे मर्डर वगैरह जो आ जाते हैं, ठीक है, वो क्रिमिनल लॉज के अंडर आ जाएगा। सिविल में जैसे टैक्स से रिलेटेड हो गया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो सिविल लॉ में क्या होगा, अगर किसी ने 3 साल पहले भी चोरी की थी तो उसके ऊपर भी ये प्रोसेस चल सकता है, ठीक है, कि इस पर्सन ने उस टाइम चोरी की थी, लॉ के अंडर लाया जा सकता है, ठीक है। डबल जियोपैडी ओनली किसके लिए, कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्राइब्यूनल के लिए ही अवेलेबल है, ठीक है। कौन सा, डबल जियोपैडी, क्लियर। डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रीमेशन की अगर बात करें, बोथ ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अगेंस्ट चीज़ें रहती हैं, ठीक है, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। ये जो है इट डज़ नॉट एक्सटेंड टू, यानी कि ये जो आपको प्रोविज़न अभी मैं बता रही हूँ ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ के लिए है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए, सिविल प्रोसीडिंग के लिए नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए क्या आएगा कि डॉक्यूमेंटेशन कंपलसरी रहते हैं, ठीक है। किसी पर्सन से अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो उससे डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाएंगे, ठीक है। थम अंगूठा जो निशान होता है अंगूठे का, ठीक है, वो मांगा जाएगा। सिग्नेचर पर्टिकुलरली मांगे जाएंगे, ब्लड जो सैंपल है वो, ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है प्रॉपर कि किसी ने क्राइम किया है तो ये सारी चीज़ें कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। कंपलसरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी पे चेक किए जाएंगे कोई निशान तो नहीं है, कोई ऐसा साइन तो नहीं है, ठीक है। तो एक्सटेंड ये किया जा सकता है ओनली क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए, ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग के लिए नहीं इसको एक्सटेंड किया जा सकता, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबिलिटी, आर्टिकल 21 के अंडर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 जो है पहले क्या होता था, सबसे पहले एक केस आया गोपालन केस 1950 का। इस केस में क्या बोला गया 1950 के केस में कि आर्टिकल 21 यानी कि इमरजेंसी की ड्यूरेशन में, जैसे हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी 1975 टू 1977 तक, ठीक है। तो लोगों की जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड इनकी जो राइट्स थे उसको क्या किया गया, इनको वंचित कर दिया गया इस सब चीज़ों से, ठीक है। कोई भी अगर ऐसी गलत एक्टिविटी करता है उसको जेल में डाल दिया जाता था, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिली। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, डिक्लेयर किया गया है इस आर्टिकल के तहत कि किसी भी पर्सन को वंचित नहीं किया जा सकता उसकी लाइफ और पर्सनल लिबिलिटी से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इसके अंडर ही सारी चीज़ें आती हैं। राइट जो है वो अवेलेबल है, सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है और बहुत नॉन सिटीजन के लिए भी अवेलेबल है, यानी कि फॉरनर्स के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। फेमस जो केस है, याद रखिएगा इसको, गोपालन केस 1950 में आया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, नैरो व्यू लिया गया आर्टिकल 21 पे, जो प्रोटेक्शन दे रखी थी, ठीक है, किस पे, आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन पे। क्लियर है इतना, ठीक है। तो उसको क्या किया गया, नैरो व्यू इस पे रखा गया, किसका, सुप्रीम कोर्ट का। बाद में क्या किया गया, स्टेट के द्वारा, यानी कि स्टेट के द्वारा वंचित किए जाते थे, यानी कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबिलिटी इस केस के तहत, ठीक है, जो किस पे बेस्ड थे, ये लॉ के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है। तो बाद में क्या किया गया, इसको फिर से रिव्यू किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, कि हाँ भाई गलती हो चुकी है, इसको फिर से हम रिव्यू करेंगे, अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा देखने को मिला, ठीक है। अभी बात करते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं। प्रोसीजर जो इस्टेब्लिश बाय लॉ है, ये पहले आपको पता होना चाहिए, ये हमने जो लॉ इससे जो आइडिया लिया है यूके से लिया है। ये क्या है कि एक प्रोसीजर जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया हमने लॉ बनाकर, मींस पार्लियामेंट में एक पर्टिकुलर लॉ बनाया और लॉ बनाकर अब कोई भी उसको ब्रीच नहीं कर सकता, ऐसा इसमें लिखा गया, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी रखा गया, ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत। और बात करें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया है, यूके से लिया है, ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो हमने यूएसए से आइडिया इसका देखने को मिला। इसके द्वारा क्या बोला गया कि इसके द्वारा चेक किया जाता है कि जो लॉ बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो नल एंड वॉइड करार कर दिया जाता है, अगर गलत तरीके से
या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो तो उसको नल एंड वॉइड करार कर दिया जाता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो, ठीक है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को ख़त्म करो, बिकॉज फेयर होनी चाहिए चीज़ें सारी, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें रखी गई, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको क्लियर है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, आपने देख ही लिया होगा। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है वो पार्लियामेंट के तहत सारी चीज़ें होती हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन लेते हैं, जो लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है, अगर नहीं है तो नल एंड वॉइड करार कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे किसकी ज़्यादा पावर आ जाती है, हमारी जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर आ जाती है। अगर बात करें मेनका केस जो आया, इसको 12 को ये हटा दीजिए, मेनका केस जो आया 1978 का, ठीक है। तो 1978 का जो केस आया, रिव्यू किया गया फिर से कि हाँ भाई जो गलती हो चुकी है उसको सुधारने की कोशिश की गई हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ओवर रूल जो जजमेंट दिया गया था गोपालन केस जो था 1950 में आया, वाइडर इंटरप्रिटेशन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 21 में, ठीक है, कि राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 के तहत किसी भी पर्सन को डिग्निटी वाली लाइफ देनी है, इज्जत वाली लाइफ देनी है, ठीक है, इज्जत की लाइफ प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। उसके लिए आर्टिकल 21 रखा गया हमारे संविधान में। एक पर्सन को एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, ठीक है, पर्सन की इज्जत है सोसाइटी में इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आया तो इंसल्ट करके चला गया, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन जो है पर्सनल लिबिलिटी आर्टिकल 21 के अंडर आता है। अब बात याद रखिएगा, जब इमरजेंसी लगती है हमारी कंट्री में, ठीक है, अगर लगे तो इन केस, तो आर्टिकल 21 जो है इसको वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो वैरायटी जो ऑफ राइट्स है गो टू कॉन्स्टिट्यूट पर्सनल एबिलिटी ऑफ अ मैन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिए गए मेनका केस जो 1978 में आया, इसके तहत तो डिक्लेयर किए गए कुछ फॉलोइंग राइट्स जो आर्टिकल 21 के अंडर आते हैं। पहला है कि ह्यूमन को पूरी डिग्निटी के साथ उसको डिग्निटी प्रोवाइड करवानी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको हार्म नहीं करना, आर्टिकल फर्स्ट में ये लिखा है, यानी कि फर्स्ट ने आर्टिकल 21 में जो फर्स्ट राइट है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, इसके अंडर ये सारी चीज़ें लिखी हैं। डिसेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है, पोल्यूशन फ्री वाटर होना चाहिए, एयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डियस इंडस्ट्रीज जो है, ठीक है। राइट टू लिवलीहुड की बात करें तो राइट टू लिवलीहुड यानी कि रोजी रोटी जो है, जो काम करना, ठीक है, लोगों का पूरा अधिकार है। राइट टू प्रिवेसी, ठीक है, राइट टू प्रिवेसी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। के.एस. पुट्टास्वामी केस के तहत 2017 में राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया। उसके बाद राइट टू शेल्टर की बात आती है, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, राइट टू फ्री लीगल एड यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू स्पीडी ट्रायल यानी कि जल्द से जल्द जो केस है उसका निपटारा होना चाहिए, ठीक है। हैंड कफिंग यानी कि राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग की अगर बात करें तो, यानी कि हथकड़ी जो है नहीं लगाई जा सकती अगर प्रॉपर एविडेंस नहीं है तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड यानी कि राइट है हमारा कि हम बाहर जो कंट्री है फॉरेन कंट्रीज़ में क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। अगेंस्ट है बाउंडेड लेबर, ठीक है, राइट अगेंस्ट बाउंडेड लेबर जो बंधुआ मजदूरी रहती है। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, कई बार केस देखने को मिला, जैसे तमिलनाडु में भी केस देखने को मिला, कस्टडी में ही जो बेटे थे और उसके जो पिता थे, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया गया, कस्टोडियल डेथ देखने को मिली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। राइट टू एमरजेंसी मेडिकल एड, ठीक है, तो मेडिकल एड प्रोवाइड करवाना, टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, ये सारे पढ़ लीजिए, ठीक है। राइट टू फेयर ट्रायल आपको पता होना चाहिए, और राइट टू स्लीप भी है, ठीक है, तो ये जो सोने का अधिकार है तो पूरा है, ठीक है। ये सारी राइट टू इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आरटीआई के तहत हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, आरटीआई के तहत 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट टू फैमिली पेंशन, रेपुटेशन, राइट टू रेपुटेशन, इसके चलते भी काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। अगर कोई किसी की रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश करता है तब भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, तो आप प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिएगा, सारे जितने भी राइट्स हैं
अगर बात करें डाटा प्रोटेक्शन बिल भी आया, ठीक है, लॉ बना। तो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो रिव्यू करने वाली कमेटी थी, उसके जो चेयरमैन थे BN श्री कृष्ण कमेटी इसको बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये थे आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को शेयर कीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।